नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं जमइयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी बड़े ओहदे पर हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको इज्जत भी दी जाती है और साथ ही साथ जो तंजीम है उनकी, उसको ये समझा जाता कि मुसलमानों की शायद एक यही तंजीम है। हालांकि तंजीमें तो और भी बहुत सी हैं जो काम कर रही हैं, मुसलमानों के हुकूक की बातें करती हैं और वाकई वो काम उनका लायक तारीफ होता है और उस काम को अंजाम तक भी पहुंचाया जाता। मगर इनके जो बयानात रहते हैं, इससे पहले भी बहुत से बयानात इन्होंने इस तरह के दिए जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची। खासकर मुसलमानों के अंदर अब ये बेदारी हो चली है, वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का कोई अपना रहनुमा होना चाहिए। हालांकि इन चीज़ों के बनने में टाइम भी लगता, मगर जब कोशिशें जारी रखी जाती हैं तो एक दिन वो भी आता है कि क़यादत नसीब हो ही जाती है। तो मुसलमानों का अच्छा खासा रुझान इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। मुसलमानों में खुशी की लहर भी है, काफ़ी तादाद उनके पीछे रहती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उनकी अगर कोई मुखालफत करता है कोई बड़े ओहदे पर फाइज इंसान, तो वो मौलाना महमूद मदनी है। उससे पहले भी वो कह चुके, जब जब उन्होंने बयान दिए तो उनका पीछा लिया गया कि ये गलत बयानी आपने की है, तो उस वक्त उनको उससे रुजू भी करना पड़ा। इसी तरीके से एक चीज़ और समझ में आती है, एक महमूद पराचे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं तो वो पहले से भी ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड उनकी वो वीडियोस मौजूद हैं कि अरशद मदनी, महमूद मदनी ये आरएसएस के दलाल हैं, दलाल। और उन्होंने बड़े चैलेंज के साथ ये बात कही थी कि मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, लेकिन एक हंगामा सा बरपा था, ये कैसे कह सकते हैं आप इतनी बड़ी बात। लेकिन उनका जो चेहरा महमूद मदनी का, वो रफ्ता रफ्ता अब लोग भी समझने लगे और वो बेनकाब होता जा रहा है। पहली बात एक ये है कि वो सोशल मीडिया के एंकर जो रातों दिन नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से कभी भला नहीं बोलते, अच्छा नहीं बोलते, आखिर उनको जाकर के इंटरव्यू देने की क्या जरूरत? और वो भी सिर्फ मुसलमानों में जो भी, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे एक वो ही, उनसे पढ़े लिखे उनसे ज्यादा पढ़े लिखे उलमा में मौजूद हैं, वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हो, सैकड़ों की तादाद में है, मगर सबको नहीं बुलाया जाता, उनको बुलाया जाता। सुशांत सिन्हा नफरती भड़काऊ अपने चलाता रहता खबरें और जहर घोलता, उसके यहां पर जाते हैं। देखें आप एक थोड़ी सी वीडियो, क्या क्या उन्होंने जाकर के कहा इंटरव्यू में, जो बातें उनकी काबिल तारीफ हैं, और फिर इस पर एक एतराज कि आखिर ये ही क्यों जाते हैं उनके यहां पर। इसी तरीके से दीगर जो भी नफरत फैलाने वाले एंकर हैं, उनके पास में यही इंटरव्यू क्यों देने जाते हैं और इन्हीं को दावत क्यों मिलती है। ये सब चीजें क्या सवाल के दायरे में नहीं आती हैं? क्या इन पर सवाल खड़ा नहीं होता? शक के दायरे में नहीं आती? क्या इससे ये पता नहीं लगता कि शायद तुम्हारी कोई डील हो चुकी है, तुम किसी की गोद में बैठ करके मुसलमानों का कौम के सौदागर बने हुए हो? ये सब बातें इंशाअल्लाह आप अभी देखेंगे, चंद मिनट की ये वीडियो रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि मुसलमानों की क़यादत अगर आज नहीं बन पा रही है तो उसके जिम्मेदार गैर नहीं बल्कि इस तरह के दलाल हैं जो मुसलमानों के कायद को तस्लीम नहीं करते, उनके खिलाफ उल जलूल बयान देते हैं, मुसलमान उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन इस तरह के बयानात की बुनियाद पर फिर मुसलमान बिखर जाते हैं और इसके लिए उनको बाकायदा दलाली कराने के लिए भेजा जाता है। और दलाली कोई ऐसा तो करता नहीं है, कोई ना कोई उसका अपना उल्लू सीधा होता। तो देखिए पहले तो वो इंटरव्यू में क्या क्या बातें कहते हैं, उनकी वो बातें सुने आप, और उसके बाद में आपको मैं दिखलाऊंगा कि आखिर वो कैसे दलाल है, आखिर उन्हीं को दावत क्यों दी जाती है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है,
पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब, लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे देखा आपने, ये कई चीजें कि हम उनको उनकी क़यादत तस्लीम नहीं करेंगे। समझ रहे? तुम कौन हो ये डिग्री देने वाले भाई? तुम कौन हो? उस ओहदे पर बैठ गए तो तुम किसी के ताल्लुक से भी, कभी तुम आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के ताल्लुक से कहते ना आते, उनकी साहब जो है हमें क़यादत तस्लीम नहीं है। और अगर डॉक्टर अयूब यूपी के अंदर लड़े, वो तो यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो साहब उनकी भी तस्लीम नहीं है। और जहां जहां पर कोई भी मुसलमान खड़ा हो, जहां इन्हें लगता है कि हमारा चौधरीपन खत्म हो जाएगा, तो वहां पर उनके खिलाफ तो हमें उनकी तस्लीम नहीं है। और साथ साथ में जो बयान कर रहा है वो कह रहा है, सवाल कर रहा है, उनके साथ पब्लिक तो बहुत होती है। तो जवाब सुना क्या होता कि बेवकूफ लोग हैं, यानी बेवकूफ हैं उनके साथ में रहने वाले मुसलमान, बेवकूफ हैं। और उसके साथ साथ में ये पूछा उसने कि भाई उनके बयान जो होते भड़काऊ होते हैं, यही जवाब होना चाहिए था। क्या अभी ताजा मामला नहीं है और इससे पहले के मामलात नहीं है? अनुराग ठाकुर क्या किस तरह के बयानात हैं कि देश के गद्दारों को इस तरह से जो उन्होंने आग लगले जुमले बोले हैं, तो क्या उस पर ये नहीं कह सकते थे कि अगर उनके नामनासिब रहते हैं तो उधर तो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, मस्जिदों में घुस करके, वो 1.5 फुटा जो है महाराष्ट्र का, वो मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारने की बातें कर रहा है। ये भी तो जवाब दिया जा सकता था। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि काम के लिए, जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम उनको करना, दलाली करनी है, कौम की आवाज थोड़ी उठानी है। जहां कौम की आवाज उठाने की बात है, किस जगह उठाते हैं? ये उठाते तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। समझ रहे? आज जो उनके बेचारे MP MLA जो हारे हुए भी हैं, वो आवाजें उठा रहे हैं, वो रैलियां निकाल रहे हैं, तुम उनको बेवकूफ कह रहे हो। समझ रहे? ये तुम्हारे हालात हैं। इसलिए तुम तो शक के दायरे में आ चुके, तुम्हारे मखोटे को कौम समझ चुकी, तुम्हारा चेहरा बेनकाब अब हो चुका है, तुम्हें समझ चुकी है। तुम्हारे कहने से किसी का असर नहीं पड़ेगा। ये तुम तय नहीं करोगे कौन कहां से लड़ेगा और कहां से नहीं लड़ेगा, कि साहब वो हैदराबाद ही में रहे। कौन होते हो तुम ये कहने वाले? अरे अगर वो लड़ते हैं तो कम से कम मुसलमानों की वोटों की वैल्यू तो बनी हुई है, वरना दूसरे तो कहेंगे इनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही कहां है, इनकी मजबूरी है हमें देना। तो जो अहमियत थोड़ी बहुत है भी तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खड़े होने की वजह से है। अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं तो तुम जैसे दलालों की बुनियाद पर जब इलेक्शन आते हैं तो तुमसे दलालियां कराई जाती हैं, उस टाइम तुमसे बयान दिलवाए जाते हैं कि वो साहब हम उनको अपना कायद नहीं मानते हैं। तीसरी बात यह है कि आखिर तुम्हें ही क्यों दावत दी जाती है इन तमाम रजत शर्मा के शो में, और वहां पर रूबिका लियाकत हो, ये जो दलाल हैं, दलालों के पास में तुम क्या करने के लिए जाते हो? इसका मतलब दलाल को बुला रहा है। इसके ऊपर महमूद पराचे ने बड़ी अच्छे तरीके से इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। वाकई काबिल समात है वो बयान उनका, उसको भी आप सुनते चलें। जब आप सुनेंगे तो आप इनका चेहरा, वाकई जो चेहरा है वो और भी सही से खुल करके सामने आ जाएगा। तो क्योंकि अब सब समझ चुके हैं, लोग बेदार भी हो चुके हैं, समझ रहे हैं इन बातों को, इसलिए जो इनके मामलात हैं वो अब बेनकाब होते जा रहे हैं। देखिए इनका बयान, देखें ये। समझे आप? टीवी पे इनके इंटरव्यू क्यों दिखा रहे हैं भाई? इनके अंदर ऐसी कौन सी कला है कि चाहे रजत शर्मा को ले लो, चाहे किसी को ले लो, इन्हीं का इंटरव्यू ले रहा है बुला बुला के। अच्छा, ये सवाल भी वो आपने टीवी वाला सवाल उठा लिया। और रजत शर्मा बेईमान आदमी। ये सारे क्रिमिनल जो हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स जो टीवी अपने आप को प्रेस बताते हैं तो सब बेईमान क्रिमिनल्स। ये इनको क्यों बुला के इनके इंटरव्यू लेते हैं? तालियां बजती हैं इनके। मतलब रजत शर्मा के प्रोग्राम में अगर महमूद मदनी के लिए ताली बज रही है तो वो ताली कौन बजाता है? सारे के सारे जो दर्शक आते हैं वो तो RSS के लोग ये खुद ही बुला के लाते हैं। मैं जब जाता था प्रेस में, मैं तो जब इसी क्रिमिनल मीडिया में जाता था एक चीज प्रूव करने के लिए कि इन सब के घर में घुस के भी इनको एक्सपोज किया जा सकता है, इनके प्लेटफॉर्म पे भी। मैंने वो दुनिया को दिखा दिया तो मेरे लिए तो ताली नहीं बजती थी। मुझे तो सड़क चलते लोग बोलते थे कि आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता।
ताली तो मेरे लिए एक ना बजी कभी जो ये सामने बैठे लोग होते थे। क्यों? क्योंकि वो सब तो चैनल वाले ही बुला के लाते थे, इनके लिए इतनी तालियां बजती हैं। अब भी नहीं समझ में आता लोगों को। पर ये भी तो कहा जा रहा है कि मदनी साहब से अगर टाइम लेता है कोई पत्रकार तो नहीं मिलता, लेकिन वो लोग जो रात दिन जहर उगल रहे हैं उन पे ही मिनटों में पहुंच जाते तो हैं। आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दिया है। पत्रकारों को टाइम थोड़ी मिलेगा, दलाल किसको टाइम देगा? दलालों को, क्योंकि दलालों को दलाल ही बुलाते हैं और दलाल ही एक दूसरे की सुनते हैं। आपको समझ में नहीं आई? अपने ये इतना कड़वा बोल रहे हैं आप उनके लिए। मैं सच बोल रहा हूँ ना। अभी रजत शर्मा केस डाले ना, मैं साबित करूंगा दलाल है वो। डाले तो सही भाई, मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, डिफेमेटरी है ना ये, बेईमान बोल रहा हूँ उसे मैं। तो डाले केस, मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो बेईमान है और ये पब्लिक गुड में है कि मैं उसे बेईमान बोलूं। ये डिफेंस है। मैंने यही तो इन्हें कहा कि आप फिक्र मत करो, हम आपको किसी भी झूठे केस में सजा नहीं होने देंगे। तो ये लेकिन इनके दिल में बेईमानी है ना, दिल में बेईमानी, इसलिए अब डाले ये सुधीर चौधरी का बताओ, रूबी का लियाकत, किसका नाम लेवाना, ले वालो सबका। ये सब इन्हें क्यों बुलाते हैं? इनसे बड़ा ऑरेटर कोई नहीं है, एक से बढ़कर एक ऑरेटर है, एक से बढ़कर एक आलिम है। इनको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये दलाल है। इनको बोला जाता है अमित शाह द्वारा कि भाई इनको बुलाओ, इनको प्रोजेक्ट करना है, ये हमें एक लाइन ऑफ एक्शन रखना है, ये दूसरा लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है हमें गाली देगा, और इन सब ये दूसरे तरीके के जो लोग हैं उनको ये सब मिलके मारेंगे, मुसलमानों को बदनाम करेंगे, उन्हें गालियां देंगे टेलीविजन पे। और ये हर बार एक सेट ये भी तो है ना, जो दाढ़ी रख के मौलाना बन के जाते हैं वो गाली खाने ही जाते हैं, खूब गालियां मिलती हैं उन्हें, और अगली बार फिर पहुंच जाते हैं। किसी की पिटाई भी हुई जूते से, वो अगली बार फिर पहुंच गए। क्यों जाते हैं बताओ आप? अब नहीं जाएंगे तो कम से कम बात तो रखेंगे ना। रख रहे हैं ना बात, जूते खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जूता खाया ना, बात एक तो रखेंगे इस तरीके से कि मुसलमानों की छवि खराब हो, फिर उनको पीटा जाएगा ये मॉब लिंचिंग का माहौल बनाने के लिए कि ये तो है ही सी लायक, इनको पीटो, ये चुपचाप काम काम करते हुए भाग जाते हैं। ये सब एक नैरेटिव तैयार कर रहा है जिसका ये हिस्सा है। अब लोग समझे कैसे? जो किसी भी मुद्दे को उठाए उसको आखिर तक अंजाम तक पहुंचाए। आप इनसे एक मुद्दा पूछ लो जिसको इन्होंने उठाया हो और अंजाम तक पहुंचाया हो, एक भी नहीं है। पूछे ना इनसे, ये टेस्ट बता रहा हूँ, मेरे से भी पूछे। अगर मुझे कुछ लोग मानते हैं कि मैं भी एक अपने आप को या एक इम्पोर्टेंट शख्सियत हूँ, मुझसे भी पूछे कि आपने किसने केस उठाया और कितनों को अंजाम तक पहुंचाया, आपका रिजल्ट क्या है? फैक्ट चेक नहीं करोगे आप? जुबैर साहब है ना, वो फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक नहीं करोगे कि मैंने ये कहा 15 मिनट दे दो, तो 15 मिनट से आपने रिजल्ट क्या हासिल करना था वो पूछें तो सही उनसे। मैं जैसे हर बार हर लफ्ज में मेरी हर स्टेटमेंट में मेरे होता है कि सब मजलूमों को इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है, SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC को मिलकर लड़ाई लड़नी है, हम 90% है। मैंने कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दी है जो इसके बगैर दी हो? मैं उस पर कायम हूं ना, और मैं उस पर दिन रात जुटा हुआ हूं। ये क्या